गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्रीराम क्लासेस बीकानेर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हम स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं पूरी पहचान के साथ, और पूरी पहचान के साथ व्यंजन संधि भी हमने महत्वपूर्ण शब्दों के साथ पूर्ण की है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज तीसरी संधि, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ध्यान से सुने। इसमें विसर्ग का मेल होता है किसके साथ? स्वर के साथ या व्यंजन के साथ। तो परिभाषा में लिखें, विसर्ग का किसी व्यंजन या स्वर के साथ, विसर्ग का जब विसर्ग का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यह है बच्चों विसर्ग संधि की परिभाषा। ठीक है, यानी विसर्ग जो है उस विसर्ग का मेल होता है किसके साथ में? या तो विसर्ग का मेल स्वर के साथ होगा या होगा व्यंजन के साथ, और इनका मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को कहते हैं बच्चों विसर्ग संधि। तो बच्चों, जिस प्रकार से व्यंजन संधि में हमने भेद किए थे एक प्रकार से नियम के रूप में, उसी प्रकार से यहाँ भी वही भेद नियम के रूप में हम यहाँ व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले लिखें विसर्ग संधि का पहला नियम, और इसकी पहचान भी आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से हमें करनी है। देखें, पहला नियम कहता है, नियम संख्या 1, इसमें आप लिखें विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आ जाए। विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आ जाए, लेकिन विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आए तथा विसर्ग के पश्चात, विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आना है, विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आ जाए तथा विसर्ग के पश्चात क्या आ जाए? विसर्ग के पश्चात च, छ या श कौन सा है? तालव्य श आ जाए तो विसर्ग का आधा श, कौन सा? तालव्य, आधा श बन जाएगा। मैंने यहां पर लिखवाया बच्चों, विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आ जाए तथा विसर्ग के पश्चात च, छ या श आ जाए तो विसर्ग का आधा श बन जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। नियम क्या लिखवाया गया है कि विसर्ग से पहले स्वर होना चाहिए, जैसे नी है धन चय, नी है धन छल, दू है धन शासन, हरि है धन चंद्र। ठीक है, अंत है धन चेतना, अंत है धन चेतना, नि है धन शुल्क इत्यादि। तो बच्चों, नियम में मैंने क्या लिखवाया है? नियम में मैंने आपको ये बताया है विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आ जाए, जैसे ए आ गया,
आ भी आ सकता है, जैसे आ है धन चर्य, ए आ ई उ स्वर आ गया ना। और विसर्ग के बाद में क्या आना चाहिए, च आए या छ आए या श आए। परिवर्तन क्या होगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, विसर्ग श में बदल जाएगा, श आधा होगा। कैसे शब्द बनेगा, इस प्रकार से, निश्चय, यहां शब्द बनेगा निश्चल, यहां शब्द बनेगा दुशासन, यहां शब्द बन जाएगा बच्चों क्या, हरिश्चंद्र, क्या बनेगा, हरिश्चंद्र। यहां शब्द बनेगा अंतश्चेतना, अंतश्चेतना। यहां शब्द बनेगा निःशुल्क, फिर आश्चर्य। देखो, और इस नियम की पहचान क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। 3 नियम लगातार लिखवाने जा रहा हूं, तीनों की एक ही पहचान है। एक प्रकार से शब्द के बीच में श, ये तालव्य श है, आगे आपको मूर्धन्य श लिखवाऊंगा, दंत्य श लिखवाऊंगा, तीनों में इसी तरीके से श नजर आएंगे। आपको इनको हटाकर इनकी जगह क्या लगा देना है, विसर्ग लगा देना है, बस इतनी पहचान है। शब्द में श आधा तालव्य नजर आए, श आधा मूर्धन्य नजर आए, स आधा दंत्य नजर आए, इनको आप हटाएं और इनकी जगह क्या लगाते जाएं, विसर्ग लगाते जाएं। बस यही इसकी पहचान है। 3 नियमों की एक साथ बता दी है। फटाफट आप इसको नोट करें, एक बार और समझ भी लें कि विसर्ग से पहले कोई स्वर आ जाए, जैसे विसर्ग है, इनसे पहले ई ए आ ई उ स्वर है, तथा विसर्ग के पश्चात क्या आ जाए, च आ जाए, छ आ जाए या श आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, श। जैसे विसर्ग है, इनको हटाए, क्या बना, आधा श। और नियम में क्या है, शब्द को देखो, श को हटाओ, इनकी जगह विसर्ग लगाओ। ठीक है, आगे बात समझ में। चलें आगे, दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। लिखें नियम संख्या 2। नियम संख्या 2, और लिखें इसमें विसर्ग से पूर्व विसर्ग से पूर्व ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर आ जाए, विसर्ग से पूर्व ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए, तथा विसर्ग के पश्चात, तथा विसर्ग के पश्चात क ख ट ठ प फ आ जाए, तो विसर्ग का, इस साथ में श भी लिखना, प फ या श, श कौन सा, श कौन सा, मूर्धन्य आ जाए, तो विसर्ग का आधा श कौन सा, मूर्धन्य बन जाएगा। नियम लिखा है बच्चों, विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए, तथा बाद में विसर्ग के बाद में क्या है, क ख ट ठ प फ या मूर्धन्य श, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, आधा श। जैसे निधन कलंक,
दु है धन कर्म, नि है धन पाप, नि है धन फल। फिर लिखें धनु है धन टंकार, धनु है धन टंकार। फिर लिखें चतु है धन षष्ठी, चतु है धन पद इत्यादि। जैसे कै का आगे है पैफ है का लिख दिया, ट या श का लिख दिया। इनमें क्या है बच्चों, मैंने लिखा है विसर्ग से पहले ए आ नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे ई उ आ गया, बाद में कैक है, टेट है, पैफ है या श में से कोई भी आ जाए, विसर्ग का क्या बन जाएगा, श। शब्द क्या बनेगा, निष्कलंक। यहां बनेगा शब्द दुष्कर्म। फिर शब्द लिखेंगे निष्पाप, निष्फल, धनुष टंकार। जो धनुष होती है उसकी ध्वनि को कहते हैं बच्चों धनुष टंकार। धनुष की प्रत्यंचा जब खींची जाती है, उसको छोड़ी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं धनुष टंकार। चतुष्षष्टि, चतुष्षष्टि 64 को बोलते हैं संस्कृत में चतुष्षष्टि। 64 का तो मालूम नहीं है ना, 64 को संस्कृत में कहते हैं चतुष्षष्टि। चतुष्पद क्या लिखेंगे, चतुष्पद। हाँ, हिंदी संस्कृत तो आनी चाहिए ना, वो तो आए ना आए, इंग्लिश जरूर आती है हमें। चतुष्पद, ठीक है। देखें इसकी पहचान भी वही है बच्चों, मैंने बताया था ना, श कोई भी हो आधा नजर आएगा, उसको हटाओ, उसकी जगह क्या लगाओ, विसर्ग लगाओ। 2 नियम हो गए। इसी क्रम में तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। लिखें आप नियम संख्या 3। लिखें विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आ जाए। तीसरे नियम को लिखें विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आ जाए तथा विसर्ग के पश्चात दंत्य से आ जाए, तथा विसर्ग के पश्चात दंत्य से आ जाए। विसर्ग से पूर्व कोई स्वर आ जाए तथा विसर्ग के पश्चात दंत्य से आ जाए, या त थ आ जाए, या त थ आ जाए, तो विसर्ग का आधा से बन जाएगा। आधा से कौन सा, दंत। आधा से बन जाएगा कैसे बच्चों, जैसे शब्द है नि है धन तेज, नि है धन थल, वि है धन थापन, वि है धन तार, नि है धन संदेह, दु है धन साहस इत्यादि। विसर्ग से पहले स्वर आ गया, विसर्ग के बाद में क्या है, स भी है, तैथ है भी है, तो विसर्ग किस में बदलेगा बच्चों, आधे स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आधे स में। शब्द क्या बनेगा, निस्तेज। यहां क्या शब्द बनेगा, निस्थल। फिर शब्द बनेगा विस्थापन, विस्तार, निसंदेह,
दुस्साहस। तो बच्चों यहां भी देखो, आप क्या बताया था मैंने पहचान के तौर पर, आधा स, इनको हटाओ, विसर्ग लगाओ। बताया था ना, शब्द में आधा श चाहे वो तालव्य हो, आधा श मूर्धन्य हो, आधा स दंत्य हो, इनको हटाओ, इनके स्थान पर विसर्ग लगाओ। बस यही इसकी पहचान है। विसर्ग संधि के 3 नियम हम आराम से कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं आ रही होगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं चौथे नियम की ओर। हाँ तो बच्चों लिखें नियम संख्या 4, और इसमें आप लिखें चौथा नियम जो है उसमें लिखें विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व ए आ जाए तथा विसर्ग के पश्चात, तथा विसर्ग के पश्चात, तथा विसर्ग के पश्चात क ख या प फ आ जाए, या प फ आ जाए तो विसर्ग का, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा बच्चों? तो विसर्ग यथावत बना रहेगा। तो विसर्ग यथावत बना रहेगा, यानी विसर्ग से पूर्व क्या आना चाहिए? ए या आ, विसर्ग के बाद में क ख प फ आ जाए, तथा आ जाए तो विसर्ग यथावत बना रहेगा। जैसे अधः है पतन, प्रातः है काल, ठीक है। लिखें अंत है करण, रज है कण, मन है कामना, मन है कामना इत्यादि शब्द। बच्चों देखो पहले क्या है ए, बाद में क्या है क आ गया, प आ गया। ख और फ के उदाहरण न के बराबर होते हैं, नियम में लागू होते हैं, लेकिन यहां पर आपको प और क के ही उदाहरण मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, यहां पर ये यथावत रह जाएगा। अब आपके मन में तो ये हो रहा है कि अधः पतन जो है इनको अगर मिला दिया जाए तो शब्द क्या बनेगा? अधोपतन। तो ये अधोपतन नहीं बनता बच्चों, ये ध्यान रखना, ये अधोपतन नहीं बनेगा। कब बनेगा? इधर क ख प फ के अलावा कोई भी आ जाए तो बन जाएगा। जैसे ऐसे लिख देते हैं अधः है धन वस्त्र, तो यहां पर बन जाएगा अधो वस्त्र, क्योंकि सामने क ख प फ नहीं है ना, इसलिए ओ बनेगा विसर्ग का। और यदि क ख प फ है तो विसर्ग का ओ नहीं, यथावत रहेगा। तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा? अधः पतन, ऐसे ही लिखा जाएगा, अधः पतन, ठीक है। प्रातः काल, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रातः काल। अंतःकरण, अंतःकरण। रजः कण, मन तो कर रहा है रजो कण लिख दें, लेकिन बच्चों लिखने से कुछ नहीं होता, जो है वही लिखा जाएगा, रजः कण। लेकिन गुरुजी यहाँ पर तो मनोकामना लिखने का ही मन कर रहा है, तभी तो पूरी नहीं होती बच्चों। भगवान को कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी करें, तो वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज है कि बच्चा बोल क्या रहा है, क्योंकि मनोकामना शब्द ही नहीं होता। शब्द क्या होता है? मन है कामना। आज बोल के देखें, भगवान तुम्हारी मन है कामना अवश्य पूरी करेंगे, ठीक है। तो भगवान सोचे तो सही कि हाँ मन की कामना की बात यहाँ कर की जा रही है, और मनोकामना करते हैं तो वो कहेंगे बच्चे खुद ही अशुद्ध बोल रहे हैं तो इनकी पूरी कहाँ से करूं। तो कहा ना मेहनत तो खुद को करनी पड़ती है, फिर भगवान सुनेंगे। तो बात समझ में आ गई। इस नियम की पहचान क्या बच्चों? शब्द के बीच में ही विसर्ग नजर आएगा, और कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि इसमें कौन सी संधि, क्योंकि विसर्ग नजर ही आ रहा है। विसर्ग नजर आया तो स्वतः ही विसर्ग संधि। यहां पर तो संधि विच्छेद या संधि शब्द पूछा जाता है, केवल प्लस का निशान हटाना है और जोड़ना है। यहां तक बात समझ में आ गई। 4 नियम हम लिख चुके हैं।
आगे 5वें नियम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विसर्ग संधि का लिखें 5वां नियम। लिखें विसर्ग से पूर्व ए आ जाए तथा विसर्ग के पश्चात ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए, ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, कैसे? देखिए बच्चों, जैसे हम लिखें अतः धन एव, ततः धन एव, पे है धन आदि, मन है धन उच्छेद, ये शब्द लिखे हैं बच्चों। देखो नियम के मुताबिक हमने क्या लिखा, विसर्ग से पूर्व क्या आ जाए, ए आ जाए तथा विसर्ग के पश्चात ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए। तो देखो पहले ए है, बाद में ए नहीं है, आ है, ऊ है, ए है, तो परिवर्तन क्या होगा, विसर्ग का लोप होगा और कुछ नहीं। शब्द कैसे लिख देंगे हम, ऐसे अतएव। तो गुरुजी ए बीच में आएगा क्या, हाँ बच्चों, केवल विसर्ग हटेगा, प्लस का निशान हटेगा, ततएव। इसी तरीके से पे आदि, मन उच्छेद। अब ध्यान से सुने मेरी महत्वपूर्ण बात, क्या मैं बताने जा रहा हूं। किसी शब्द के मध्य में यदि आपको स्वर नजर आए, किसी शब्द के मध्य में यदि स्वतंत्र रूप से ऐसे स्वर नजर आए तो आप निश्चित होकर कहना वो विसर्ग संधि है, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि का ही नियम लगता है। क्योंकि सदैव स्वतंत्र रूप से स्वर की जो है प्रयोग शब्द के शुरू में किया जाता है या शब्द के अंत में किया। स्वतंत्र रूप से स्वर का प्रयोग शब्द के शुरू में या अंत में किया जाता है, मध्य में कभी नहीं। मध्य में वो किसी व्यंजन के साथ मिलके ही आता है, और यदि मध्य में इस प्रकार से आ जाए तो समझना वो विसर्ग संधि का यही नियम है, उस नियम के मुताबिक ही लिखना। और आपको करना क्या है, इससे पहले विसर्ग और प्लस का निशान लगाना है, संधि विच्छेद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ध्यान से सुने, पहला नियम कहता है तालव्य श नजर आए विसर्ग लगाओ। दूसरा नियम कहता है मूर्धन्य श नजर आए विसर्ग लगाओ। तीसरा नियम कहता है दंत्य स नजर आए विसर्ग लगाओ। चौथा नियम कहता है विसर्ग ही नजर आएगा। पांचवा नियम कहता है शब्द के बीच में स्वर नजर आएगा, उनसे हटा करके उस जगह है विसर्ग का प्रयोग करें। ये हुए 5 नियम। आगे चलते हैं बच्चों विसर्ग संधि के अगले नियम की तरफ, यानी छठा नियम लिखें। छठे नियम में लिखना है विसर्ग से पूर्व, लिखें विसर्ग से पूर्व ए आ जाए तथा विसर्ग के पश्चात विसर्ग के पश्चात भी ए आ जाए, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या य र ल व है आ जाए।
तो विसर्ग का ओ बन जाएगा। यानी विसर्ग से पहले भी ए आ सकता है, बाद में भी ए आ सकता है, ओ बनेगा किसका? विसर्ग का। या फिर बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए या य आ जाए तो विसर्ग का ओ बनेगा। बच्चों इसमें वैसे तो दो नियम हैं, दोनों मिला के साथ में लिखा है। जैसे मान लीजिए एक नियम तो ये है, मन है धन अनुकूल, या फिर ऐसे लिखें मन है धन अभिलाषा, कि विसर्ग से पूर्व भी ए हो और विसर्ग के पश्चात भी ए हो। देखो यहां ए है, पहले भी और बाद में भी ए है, दोनों तरफ ए है, तो यहां पर क्या होगा? ए का तो लोप हो जाता है और विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ में। तो यहां शब्द क्या बनेगा? मनोनुकूल। यहां शब्द बनेगा मनोभिलाषा। ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों, ये तो ए की मात्रा के आधार पर था, या फिर ये कहें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए। जैसे शब्द देखें, मन है धन ज, सर है धन ज, मन है धन बल, वय है धन वृद्ध, अध है धन वस्त्र, मन है धन योग, मन है धन रंजन, मन है धन विज्ञान इत्यादि। ठीक है। मैंने क्या होता है, मन है धन हर भी लिख सकते हैं हम यहां, मन है धन हर। मैंने आपको क्या बताया कि शब्द के पहले ए आना चाहिए। देखो सब में ए है, बाद में भी ए आए तो ये ए वाला नियम आपको अलग से लिखवा दिया है मैंने, तो इसका ओ बन जाएगा। ओ नहीं आता तो भी क्या, सॉरी ए नहीं आता तो भी क्या है, तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, ठीक है, या फिर ये है आ जाए तो विसर्ग का ओ बन जाएगा। तो यहां शब्द क्या बनेगा? मनोविज्ञान, मनोहर, मनोज, सरोज, मनोबल, वयोवृद्ध, अधोवस्त्र, मनोयोग, मनोरंजन, मनोविकार, वो भी यही आ जाएगा। कहने का मतलब विसर्ग से पहले ए हो, बाद में भी ए हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य है आ जाए तो विसर्ग का क्या बन जाता है बच्चों? ओ बन जाता है। तो देखो शब्द में ओ नजर आता हो तो ये भी विसर्ग में बदलेगा। लेकिन गुण संधि में भी आपको पहचान ओ की बताई थी। और जैसे मनोज शब्द है, इसका गुण संधि के आधार पर संधि विच्छेद करें, ओ को हम किस में? ऊ में बदलेंगे, ए और ऊ में। तो यहां मनोज का इसके आधार पर संधि विच्छेद करें तो मन धन उज बनता है, जिसकी उज का अर्थ नहीं निकलता। और विसर्ग संधि के आधार पर इसको रै में बदलते हैं, मन है धन जय, ओ विसर्ग में बदल गया तो संधि विच्छेद हो जाए। गुण संधि के आधार पर भी होता है ओ और अर, विसर्ग संधि में भी होता है ओ और अर, दोनों के आधार पर आप विच्छेद करके देखें, संधि विच्छेद हो जाएगा। अगले नियम की तरफ चलें। 7वां नियम है, लिखें विसर्ग से पूर्व ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए। क्या लिखें? विसर्ग से पूर्व ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ जाए
तथा विसर्ग के पश्चात कोई स्वर आए या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या य ल व है आ जाए तो विसर्ग का आधार रह बन जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, ये ले वह है, यहां पर खास तौर पर रे मत लिखना, रे नहीं यहाँ नहीं आएगा। कईयों की आदत बनती होती है ये रे ले वह है पूरा लिखते हैं, ये रे ले वह है, यहाँ रे नहीं आता। ठीक है, कैसे? उदाहरण के द्वारा देखें। जैसे हमने लिखा नी है धन बल, दू है धन आचार, नी है धन आशा, दू है धन घटना। आगे लिखें दू है धन, नी है धन बल, लिख दिया। दू है धन बल, नी है धन जन, नी है धन धन, नी है धन मम इत्यादि। जैसे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है। ठीक है, दू है धन वह, दू है धन योग, दू है धन लभ इत्यादि। यह में से भी शब्द बता दिए हैं। अब देखो बच्चों, पहले तो क्या है मैंने बताया, ए आ नहीं आना चाहिए, ई और ऊ आ गए हैं विसर्ग से पहले, बाद में स्वर आ जाए, आ गया। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर य र ल व, इनमें से य ल व र नहीं आना चाहिए, इनमें से कोई शब्द आ जाता है तो वर्ण आता है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? र में। यहां शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा निर्बल, दुराचार, निराशा, दुर्घटना, दुर्बल, निर्जन, निर्धन, निर्मम, दुर्वह, दुर्योग, दुर्लभ इत्यादि। यानी आधार है नजर आए उसको भी आप विसर्ग में बदल दें। अब देखो बच्चों, विसर्ग संधि का अंतिम नियम हम लिखने जा रहे हैं। अंतिम नियम की तरफ बढ़ें तो लिखें अंतिम नियम। विसर्ग से पूर्व क्या आना चाहिए? लिखें विसर्ग से पूर्व ह्रस्व स्वर आ जाए। विसर्ग से पूर्व ह्रस्व स्वर आ जाए तथा विसर्ग के पश्चात र आ जाए। विसर्ग से पूर्व क्या आए बच्चों? विसर्ग से पूर्व ह्रस्व स्वर आ जाए तथा विसर्ग के पश्चात र आ जाए तो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाएगा
तो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में, तो ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाएगा तथा विसर्ग का लोप हो जाएगा। कैसे? मैंने बच्चों नियम में आपको समझाया है, पहले ह्रस्व स्वर हो, कहाँ? विसर्ग से पहले, बाद में र हो। यहां पर जैसे ई ऊ है और यहां है र, तो ई ऊ किस में बदल जाएगा? दीर्घ में, विसर्ग का लोप हो जाएगा और र बना रहेगा। इस प्रकार से ये उदाहरण है। जैसे नी है धन रस, नी है धन रव, नी है धन रज, दू है धन राज, चक्षु है धन रोग, नी है धन रोग। ठीक है। अब देखो बच्चों, पहले ह्रस्व स्वर है विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद में क्या है? र। तो हमें किस में बदल देना है? विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। शब्द यहां बनेगा क्या? नीरस, नीरव, नीरज, दूराज, चक्षुरोग, निरोग। निरोग शब्द ऐसे लिखा जाता है बच्चों, कई इस तरीके से लिखते हैं, वो अशुद्ध होता है, नी ह्रस्व लिखते हैं, ये गलत है, नी दीर्घ आता है। बच्चों आज हमने विसर्ग संधि पूर्ण कर ली है, और विसर्ग संधि के पूर्ण नियम के साथ ही हमने संधि का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।